उत्तराखंड में जातियों की यात्रा ने जिन संकरी पगडंडियों से चलकर यहाँ अपने कदम रखे, समय के साथ यह जटिल जातीय संरचना की लंबी चौड़ी सड़क में तब्दील होकर कई पड़ाव गढ़ती सर पर दौड़ने लगी। अपने साथ अलग अलग वाहनों में सवार यात्रियों ने जो नए अड्डे बनाए, उनमें समय के साथ बदलने और विस्तार की पूरी गुंजाइश बनती रही। सभ्यता के पिछले एपिसोड में आपने जातियों की इस यात्रा के पहले पड़ाव पर उत्तराखंड की ब्राह्मण जातियों का इतिहास तथा यहाँ दाखिल होने और उनके बढ़ते प्रभाव को जाना। यह जानना भी कम दिलचस्प नहीं था कि यहाँ जातियाँ किसी धार्मिक वर्ण व्यवस्था से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से आई। कई ब्राह्मण जातियाँ तो मध्य एशिया से आकर न केवल यहीं की हो गई, बल्कि उन्होंने यहाँ पहले से ही रह रहे समाजों पर अपना प्रभाव भी छोड़ा। अब जब जातियों का इस पर्वतीय भूभाग में प्रवेश हो ही गया, तो स्वाभाविक रूप से उनमें अन्य समाजों और जातियों का वर्गीकरण होना ही था। यह भी तब जब जातियों में उच्चता के बोध का नया अध्याय भी लिखा जाने लगा। उत्तराखंड में जातीयता की बहुत जटिल सामाजिक संरचना को अगर आम भाषा में थोड़ा सरलता से कहा जाए तो दूसरी प्रभावी जाति राजपूत मानी जाएगी। हम इसे जातीय संरचना की जटिलता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो खस मानव समूह पहले से यहाँ रह रहा था, वह इनसे इतना घुल मिल गया था कि उसे अब बहुत आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। उसे और गहराई से जानने के लिए इतिहास के उन सभी पन्नों को न केवल पलटना पड़ता है, बल्कि बहुत बारीकी से उनके भारत के विभिन्न जगहों से आने और उससे पहले से उनके रहवास पर बातचीत बहुत जरूरी हो जाती है। हालांकि जातियों की गुत्थी को जितना हम सुलझाने समझने की कोशिश करते हैं, वह इतिहास में कई ऐसे पड़ाव में उलझती है जिनमें हमें उसे अलग अलग ऐतिहासिक तथ्यों और खोजों के साथ जोड़कर देखना होता है। उत्तराखंड में क्षत्रियों के यहाँ आने और बसने से पहले ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर भारत के जिस स्थान से वे उत्तराखंड में आए, उस जगह से पहले वे कहाँ के रहवासी थे, यानी उनका मूल स्थान भारत से बाहर आखिर कहाँ है, कब से उन्हें राजपूत कहा जाने लगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सती और आप देख रहे हैं thirdpole.live की खास पेशकश सभ्यता। उत्तराखंड में राजपूतों के आगमन को समझने के लिए इतिहास ही नहीं बल्कि उन भारतीय अनुश्रुतियों को भी समझना जरूरी है जो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में लोक आख्यानों में अलग अलग पुस्तकों में दर्ज हैं। जनश्रुतियाँ भले ही इतिहास न होती हों, लेकिन वह इतिहास के कालखंडों को संबोधित करने वाली होती है। एक जनश्रुति में दावा किया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से है। यह जनश्रुति पृथ्वीराज रासो के वर्णन पर आधारित है। इसके लेखक कवि चंद्र बरदाई या चंद्रभट्ट लिखते हैं कि परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद ब्राह्मणों ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया। ये वही आबू पर्वत है जो राजस्थान में स्थित है और जिसे माउंट आबू भी कहते हैं। इस यज्ञ की आग से चौहान, परमार, गुज्जर, प्रतिहार तथा सोलंकी राजपूत वंश उत्पन्न हुए। पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त नवसाहसांक चरित, हम्मीर रासो, वंश भास्कर एवं सिसाणा अभिलेख में भी इन अनुश्रुतियों का वर्णन मिलता है। तो ये तो हुई अनुश्रुतियों की बातें जो अमूमन दरबारी कवियों द्वारा राजा की तारीफ में लिखी होती हैं। अब बात करते हैं इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के हवालों से उपलब्ध जानकारियों। प्रसिद्ध इतिहासकार और एनल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान किताब लिखने वाले इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजपूत वे विदेशी जातियां हैं जिन्होंने भारत पर लगभग 2500 साल पहले आक्रमण किया था। तब तक मध्य एशिया से यहाँ पर आर्यन जातियां आ चुकी थी और उन्होंने यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ों को शूद्र घोषित कर दिया था। उसके कुछ समय बाद शकों के यहाँ पर आक्रमण और कुछ इलाके जीत लेने के बाद ब्राह्मणों ने उन्हें भी शूद्र ही माना। हालांकि जैसे जैसे वे मजबूत होते गए और आर्यनों से बने ब्राह्मणों को भी मात देते गए, उन्हें समाज में उच्च स्थान देने की मजबूरी होने लगी। तब उच्च स्थानों में उनके लिए क्षत्रिय जाति गढ़ी गई, जिसे फिर भी ब्राह्मणों ने अपने से नीचे ही माना, लेकिन इतनी इज्जत जरूर बख्शी कि उन्हें शूद्रों से एक कदम पहले ले आए। टॉड के अनुसार क्षत्रिय विदेशी सीथियन जाति की संतानें थी। कुछ इतिहासकार विदेशियों के हिंदू समाज में विलय को यज्ञ द्वारा शुद्धिकरण की
पारंपरिक घटना के रूप में भी देखते हैं। इस तर्क के समर्थन में टॉड ने दोनों जातियों, जिनमें क्षत्रिय एवं सीथियन हैं, की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की समानता की बात कही है। उनके अनुसार दोनों में रहन सहन, वेशभूषा की समानता, मांसाहार का प्रचलन, रथ के द्वारा युद्ध को संचालित करना, याज्ञिक अनुष्ठानों का प्रचलन, अस्त्र शस्त्र की पूजा के प्रचलन आदि से यह प्रतीत होता है कि क्षत्रिय सीथियन के ही वंशज थे। अब सवाल उठता है कि सीथियन कौन थे? असल में इतिहासकारों के अनुसार सीथियन प्राचीन मध्य एशिया में रहने वाली स्किथी लोगों की एक जनजाति या जनजातियों का समूह था, जो मूलतः सीड़ दरिया के उत्तर में रहने वाली एक खानाबदोश और बर्बर जाति थी। चूंकि प्राचीन भारतीय, ईरानी, यूनानी और चीनी स्रोतों में इनका अलग अलग विवरण मिलता है, इसलिए अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि सभी शक स्किथी तो थे, लेकिन सभी स्किथी शक नहीं थे। इस प्रकार शक स्किथी समुदाय के अधीन आने वाले कुछ समुदायों की ही जाति का नाम है। वहीं इतिहासकार वी. स्मिथ के अनुसार शक तथा कुषाण जैसी विदेशी जातियां भारत आकर यहाँ के समाज में पूर्णतः घुल मिल गईं। इन देशी एवं विदेशी जातियों के मिश्रण से ही क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति हुई। भारतीय इतिहासकारों में ईश्वरी प्रसाद एवं R.D. भंडारकर ने यहाँ के समाज में विदेशी मूल के लोगों के सम्मिलित होने को ही क्षत्रियों की उत्पत्ति का कारण माना है। भंडारकर के साथ ही सर अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार राजपूत विदेशी थे। वहीं डॉक्टर गौरीशंकर ओझा का मानना है कि मनुस्मृति में कई विदेशी समूह क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मणों को संरक्षण नहीं देने और उनसे दूर रहने के कारण उन्हें शूद्र माना जाने लगा। इतिहासकार दशरथ शर्मा, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा एवं चिंतामणि विनायक वैद्य के अनुसार बाद में काल्पनिक तौर पर अग्निवंश को क्षत्रियों के साथ जोड़ दिया गया। उस समय के क्षत्रिय चंद्रवंशी और सूर्यवंशी में विभाजित थे। ऐसा उस समय के दरबारी कवियों ने किया, जिनमें सबसे प्रमुख नाम चंद्रबरदाई का है। बहरहाल भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में ईसा की 8वीं सदी यानी 700 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक का समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वक्त बौद्ध धर्म के भारत से अवसान का भी है, तो वैष्णव धर्म के उद्भव का भी। यही वो वक्त भी है जब इतिहासकार एक नई जाति के रूप में राजपूतों का उदय देखते हैं। भारत से कैसे गया बौद्ध धर्म किताब के लेखक चंद्रभूषण एक जगह लिखते हैं कि 700 से 800 ईस्वी का वक्त एक नई जाति के रूप में राजपूतों के उदय का समय है। ऐसी कई जातियां और कबीले जो पहले या तो वर्ण व्यवस्था से बाहर थे या उसके भीतर किसी निचली जगह पर फंसे थे, 8वीं सदी में पश्चिम से हो रहे मुस्लिम आक्रांताओं के हमले अपने पराक्रम से रोक पाए। इससे क्षत्रिय वर्ण के विस्तार की एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिसने राजपूत शब्द को जन्म दिया। सिक्कों और शिलालेखों के अध्ययन से पता चलता है कि बाद के कई प्रतापी राजपूत वंशों के आदि पुरुष बप्पा रावल और पहले गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम का उदय 725 और 828 के बीच हुआ था। दोनों की ख्याति सिंध से हुए अरब सेनापति जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल मुर्री के हमले का सामना करने और उसे हराकर वापस सिंध तक समेट देने से जुड़ी है। उसके बाद 11वीं सदी के बाद से राजपूत शब्द जनश्रुतियों में अस्तित्व में आया है और उनके वंश नए राज्य के तौर पर स्थापित होने लगे। अब हम राजपूतों के उत्तराखंड में आगमन की ओर बढ़ते हैं। जिस प्रकार उत्तराखंड में ब्राह्मण 3 भागों में बटे हैं, उसी तरह राजपूत भी 2 भागों में विभक्त हैं। इनमें एक है राजपूत और दूसरे हैं खस राजपूत। एटकिंसन के अनुसार इनमें से कुछ राजपूत जातियां पंवार शासकों या चंद शासकों के साथ बाहर से यहाँ आई, जिनमें मुख्य रूप से पंवार या परमार गुजरात के धार से यहाँ आए। ये वही जाति थी जिसने गढ़वाल राजवंश की बुनियाद रखी और शासक कहलाई। इसी जाति की उपजाति हुई कुंवर और रौतेला। कुमाऊं का इतिहास के लेखक बद्रीदत्त पांडे के अनुसार रौतेला पंवार वंश से नहीं बल्कि कुमाऊं के चंद वंश से ताल्लुक रखते थे और संभवतः बाद में ये जाति गढ़वाल में आई हो। हालांकि उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार और एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच का मानना है कि कुमाऊं का चंद राजवंश कोई बाहर से ना आकर यहीं का एक खस वंश है। खैर, इसी तरह राजस्थान के रणथंभौर से 945 ईस्वी में आए नागवंशी बाद में असवाल बने।
हालांकि कुछ इतिहासकारों ने उन्हें चौहान भी बताया है। उज्जैन के धारा से आए पंवार क्योंकि बड़ैत गांव में बसे तो बड़तवाल कहलाए। इसी तरह कुमाऊं में सूर्यवंशी कत्तूरी शासन के समय से कैंतुरा जाति थी, जो बाद में गढ़वाल भी आई और इससे ही मंदरवाल या मनुराल और रजवार जाति भी अस्तित्व में आई। रमोला जाति का मूल चौहान है, जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। रमोला पुराने ठाकुरी सरदारों की पीढ़ियां हैं, जो रमौली में रहने के कारण रमोला कहलाए जाने लगे। हालांकि मैनपुरी से आए सभी चौहान ऐसा नहीं है कि रमौली में ही बसे, कुछ उप्पूगढ़ में भी बसे और उनकी मूल जाति चौहान ही रही। इसी तरह मियाँ जाति के लोग सुकेत और जम्बू से गढ़वाल में इसलिए आए क्योंकि इनके नाते रिश्तेदार पहले ही यहाँ आ चुके थे। अब बात करते हैं रावत जाति की। उत्तराखंड में रावत जाति के लोग बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन दिलचस्प यह है कि रावत कोई जाति न होकर एक सरकारी पद था जो राज दरबार से मिलता था। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की किताब उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास और संस्कृति में लिखा है कि रावत शब्द का मूल रौत है। रौत का अर्थ होता है जागीरदार। अब ये रौत या जागीरदार किसी भी जाति का हो सकता था। असल में कुछ जातियां ऐसी थी जो अपने राज्य के लिए जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। कई बार अपने पराक्रम के कारण उन्होंने ऐसा किया भी, जिससे खुश होकर राजा ने उन्हें रौत या जागीर प्रदान की और फिर उन्होंने भी सम्मानपूर्वक अपने नाम के अंत में रावत लिखना शुरू कर दिया। कुछ वैसे ही जैसे आज के वक्त में किसी को पद्मश्री मिले तो लोग सम्मान के साथ उनके नाम के आगे पद्मश्री लिखते हैं। ये बात भी साफ कर देना जरूरी है कि ये जागीरदारी उन्हें देश के अलग अलग राजाओं ने प्रदान की होगी, क्योंकि जब उनमें से कुछ गढ़वाल और कुमाऊं पहुंचे तब तक वे पूरी तरह से रावत उपनाम बतौर जाति लिखने लगे थे। ये बात इसलिए भी स्पष्ट होती है क्योंकि उत्तराखंड में जो रावत हैं वे मुख्य रूप से 26 बिरादरी के हैं। इनमें मुख्य रूप से दिकोला रावत, जिनकी पूर्व जाति मरहठा थी और वे महाराष्ट्र से यहाँ 472 ईस्वी में आए और दिकोल गांव में बसे, जिसके चलते दिकोला रावत कहलाए। उसी तरह गोरला रावत जो पूर्व में पंवार थे और गुजरात से 774 ईस्वी में आए और गुराड़ गांव में बसे। ऐसे ही 24 तरह के रावत उत्तराखंड में हैं। इसी तरह 25 प्रकार के नेगी, 11 प्रकार के बिष्ट भी उत्तराखंड में हैं। 4 तरह के भंडारी, 5 तरह के गुसाई और लगभग 35 अन्य राजपूत जातियां उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में प्रचलन में हैं। इतनी बड़ी सूची को यहाँ बोलना संभव नहीं होगा, लिहाजा उसे हम स्क्रीन पर दे रहे हैं। थोड़ी देर तक अगर आप अपनी स्क्रीन को पॉज करेंगे तो आसानी से पढ़ सकेंगे। खैर, रावतों की तरह बिष्ट, नेगी, कमीण और भंडारी भी कोई जाति न होकर राज दरबार से मिले पद हैं। इनमें बिष्ट, नेगी और कमीण सिविल अधिकारियों के पद हैं। भंडारी पद खजांची या अन्न के भंडार के अधिकारी के पद थे, जबकि रावत जागीरदार के साथ ही सैन्य अधिकारी का पद भी था। वहीं गुसाई भी सैन्य अधिकारियों को दिया जाने वाला पदनाम ही था। ये सभी पद बाद में जाति के रूप में सामने आए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करते हुए समाज में रच बस गए। महज जातियां ही नहीं, उत्तराखंड में अधिकांश लोग राजपूतों को ठाकुर कहकर भी संबोधित करते हैं। संभवतया वो समझते हैं कि राजपूत ही ठाकुर होते हैं, लेकिन असल में ठाकुर उपनाम कोई विशेष जाति के लिए नहीं, बल्कि जागीरदार को दिया गया एक सम्मानजनक शब्द है। मध्य प्रदेश के कई गांवों में यादवों के आगे ठाकुर लगता है, तो यूपी, गुजरात और बंगाल में कई जगह ब्राह्मणों को ठाकुर कहा जाता है, जबकि बिहार में ठाकुर जाति का प्रयोग अति पिछड़ा जाति करती है। इसी अति पिछड़ा जाति से ही बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं। इतिहासकारों के अनुसार ठाकुर शब्द मूल रूप से तुर्की के उस्मानिया सल्तनत में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। वहां उस्मानिया सल्तनत का खलीफा जिस सरदार को जागीर दिया करता था उसे तेकुर या टेकफुर कहा जाता था। वहीं से ये शब्द मध्य पूर्व में तवक्कुर हुआ और मध्यकालीन भारत में संभवतः मुगल बादशाह बाबर के साथ यहाँ पहुँचा। उत्तराखंड की बात करें तो सबसे पहले वे लोग ठाकुर हुए जिन्हें पंवार या चंदवंश ने जागीरें प्रदान की। उस वक्त ऐसे परिवार के लोगों को ठाकुर बुलाया जाने लगा। धीरे धीरे सभी राजपूत जातियों को ही ठाकुर बुलाया जाने लगा।
प्रसिद्ध लेखक एटकिंसन और गढ़वाल का इतिहास लिखने वाले पंडित हरिकृष्ण रतूरी के अनुसार गढ़वाल में बाहर से आई जातियों की अपेक्षा खस जाति अधिक संख्या में है। अनुमान के मुताबिक गढ़वाल की अन्य सब जातियों को मिलाकर खसिया जाति के मुकाबले में प्रति 20 से भी अधिक नहीं होंगे। मतलब 100 लोगों में 20 अन्य जाति के होंगे और 80 खस होंगे। दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड में केवल खस राजपूत ही नहीं बल्कि खस ब्राह्मण भी हैं। एटकिंसन के अनुसार 12वीं और 13वीं सदी में जब उत्तराखंड में जाति व्यवस्था आई तो उन्होंने खस मानव समूह से ताल्लुक रखने वाले लोगों से शूद्र जैसा व्यवहार किया। लेकिन क्योंकि ये लोग आक्रांता थे और इनकी छोटी छोटी रियासतें भी थी, लिहाजा ब्राह्मण इनके भी जजमान बनते गए और ये राजपूत जातियों में बदलने लगे। 14वीं और 15वीं सदी में अधिकांश खस राजपूत और ब्राह्मण जातियों में बदल गए तो इनके अंदर भी जातिवाद आ गया और ये अन्य मूल जातियों को अछूत मानने लगी। बाद की सदियों में सभी जातियों में ऊंच नीच बढ़ता गया, लेकिन सांस्कृतिक गठबंधन फिर भी होते रहे। मसलन जिन पहाड़ी देवता भैरव और नरसिंह आदि की मूल निवासी पूजा करते थे, उन्हें डरकर ऊंची जाति के लोग भी पूजने लगे। एक तरह से तांत्रिक अनुष्ठानों का घोर विरोधी होने के बावजूद वैष्णव धर्म को अपने विस्तार के लिए इन सभी पहाड़ी देवताओं को अपने अंदर समायोजित करना पड़ा। कुल मिलाकर ये रहा उत्तराखंड की समस्त जातियों का लेखा जोखा। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उत्तराखंड में जिन्हें दलित कहा जाता है, उनकी जमीन अगर खसों ने नहीं कब्जाई होती तो आज वे दलित न होते। यानी कि जातिगत श्रेष्ठता के लिए किसी को तो शूद्र घोषित करना ही था, तो उन्हें कर दिया गया जो उस वक्त आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर थे। अब बात करते हैं कुमाऊं की राजपूत जातियों की। कुमाऊं में कुल 333 राजपूत जातियां हैं। एटकिंसन के अनुसार इनमें से कुछ जातियां खस मानव समूह से ताल्लुक रखने वाली भी हैं, हालांकि उनमें भेद करना अब बहुत मुश्किल है। राजपूतों का यहां आना कत्यूरी राजवंश से ही शुरू हो गया था। इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे के अनुसार खुद कत्यूरी राजवंशी राजपूत थे जो लगभग 3000 साल पहले अयोध्या से यहां आए थे। हालांकि बद्रीदत्त पांडे की बात को नकारते हुए लगभग सभी इतिहासकार कत्यूरियों को खस राजवंश मानते हैं, जो पहले बौद्ध धर्म को मानने वाला था और बाद में शंकराचार्य के प्रभाव में आकर वैष्णव धर्म को मानने लगा। बाद में अस्कोट के राजबार, जसपुर के राजबार, सल्ट, सैन मानूर, कहेड़ गांव, तामाढौन के मनुराल तथा उदयपुर, भल्ट गांव, हाट व चचरौटी के मनुराल कत्यूरी राजवंश से ताल्लुक रखते थे। बाज बहादुर चंद ने इन सभी का राज्य छीनकर साधारण जमींदारी प्रदान कर दी थी। इसी तरह साबली के बिष्ट जो साबलिया बिष्ट भी कहलाते हैं, जबकि बंगारसियों के बंगारी भी अपने को सूर्यवंशी राजपूत बताते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि बिष्ट चित्तौड़गढ़ से यहाँ आए और इनकी उपजातियाँ कुमाऊं में बोरा, दरमाल, सोन, गैड़ा, बिसारिया, खरकू, कई, खंडी, उलसी, भिलौला, चिलवाल, डाहिला, भैंसोड़ा, चम्याल, बानी, धनिया, बगड़वाल है। कड़ाकोटी जाति भी सूर्यवंशी राजपूत है जो ककलासों में बसी थी। सूर्यवंशी राजपूतों में कार्की और बम के अलावा कई अन्य राजपूत जातियां भी हैं। कुमाऊं में चंद्रवंशी राजपूत भी बहुतायत में पाए जाते हैं। यही चंद्रवंशी जाति कुमाऊं की चंद्र राजवंश की शासक भी थी। इतिहासकारों के अनुसार कुमाऊं के चंद्रवंशी राजाओं के बड़े बेटे को कुसाई कहा जाता था, जबकि छोटे बेटे को रौतेला कहा जाता था। अब ये दोनों जातियों की तरह प्रयोग में आते हैं, लेकिन अंततः दोनों जातियां शासक परिवारों से ताल्लुक रखती हैं। बोरा जाति और कैराड़ों के कैड़ों का मूल पुरुष दानु कुमार या कुंभकर्णा काली कुमाऊं के कोटालगढ़ में आया था। कहा जाता है कि इन जातियों ने राजा कीर्तचंद की कत्यूरियों को हराने में मदद की थी, लिहाजा इन्हें देवीधुरा से कोसी तक का इलाका जागीर में मिला। बसेड़ा जाति ने सीरा के रैका राजा को हराया और इनकी 3 पीढ़ियों ने भी यहाँ राज किया। हालांकि बाद में रैका राजा ने इन्हें हरा दिया था। कुमाऊं में रावत जाति काली कुमाऊं के पुराने बासिंदे हैं। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार रावत यहाँ दोणाकोट के राजा थे। जब राजा सोमचंद काली कुमाऊं के राजा हुए तो श्रीवीर सिंह राजपूत, जो राजा सोमचंद के साथ ही कुमाऊं में आए थे, ने दोणाकोट के रावत राजा को हराया था।
इसी तरह खाती जाति के लोग फलदा कोट में राज करते थे। राजा कीर्तिचंद ने इन्हें हराया और इनका राज्य छीन लिया। कुमाऊं में पंचपूर्विया जातियों का भी बड़ा नाम रहा है। पंचपूर्विया जातियों में देवपा, सौराड़ी, पुरुचूड़ा, चिराल और परेडू हैं। इन 5 जातियों को राजा रतनचंद नेपाल से लाए थे और इन्हें यहाँ जागीरें प्रदान की। बाद में चिराल जाति के लोग नेपाल लौट गए थे। इनकी शादियां भी चंद राजाओं के परिवारों से होती थी। ठाकुर वीर सिंह राजा सोमचंद के साथ काली कुमाऊं में आए थे। खैर ख्वाही के सबत तड़ित यानी तड़िती का पद इन्हें मिला तो तड़ागी या तड़ाकी कहलाए। तड़ित का मतलब वैसे आकाशीय बिजली होता है। बुटोला कुछ रावत व बागड़ी कुमाऊं में कत्यूर शासन के दौरान के भी हैं। वैसे एक बार फिर से ये बात महत्वपूर्ण है कि रावत, नेगी, बिस्ट और गुसाई कोई जाति न होकर सरकारी पद थी। इसलिए कुमाऊं में भी आपको रावत, नेगी, बिस्ट और कुछ अन्य जातियां बहुतायत में मिल जाएंगी जो उच्च पद हासिल कर बाद में अपने नाम के साथ ही इसका प्रयोग करने लगे। कुमाऊं में असवाल और बरतवाल कत्यूरी राजाओं के वक्त धारा नगरी से आए पंवार वंशी हैं। वो ही पंवार वंश जिसने गढ़वाल में शासन किया। राणा जाति में कुछ चित्तौड़ से कत्यूरी राजाओं के दौरान आए तो कुछ के राजा बाज बहादुर चंद के समय में आने की संभावना है। वाल्दिया जाति के लोग अपने को कठेड़ का कठेड़िया राजपूत बताते हैं। कहा जाता है कि ये कत्यूरी राजाओं के अंतिम दौर में यहाँ आए थे। बसनाल मूल रूप से चौहान जाति के हैं जो दिल्ली से यहाँ आए थे। इन्हें बासी गांव जागीर में मिला तो कालांतर में बसनाल हो गए। मिराल, रोना और विजयपुरिया उदयपुरी राणा खानदान से ताल्लुक रखते हैं। कुमाऊं में अधिकारी जाति बिस्ट जाति से ही निकली बताई जाती है। इसके 4 घराने हैं जो अधिकारी कहलाए जाते हैं। ये घराने हैं सुनिया, नेनिया, मूलिया और मौन या महत। महाराज जाति के बारे में कहा जाता है कि ये मैनपुरी के चौहान थे जो काली कुमाऊं में आकर वहाँ के सिरमौली गांव में बसे। इनमें से कश्यप गोत्र के मेहरा अपने को झूसी के पंवार भी बताते हैं जो राजा सोमचंद के साथ ही यहाँ आना भी बताते हैं। जहाँ तक नेगी जाति की बात है तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कुमाऊं में 4 प्रकार के नेगी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ मूल रूप से चौहान थे जो धारा नगरी से यहाँ आए थे, जबकि कुछ मेवाड़ के चौहान भी बताए जाते हैं। भाकुनी जाति के लोग पंवार वंश से भी ताल्लुक रखते हैं। ये भकुड़ी में बसे तो भकुन हो गए, बाद में इन्हें भाकुनी कहा जाने लगा। टाकुली जाति के लोग गढ़वाल के रावत बताए जाते हैं। इसी तरह भंडारी जाति के लोगों के लिए भी कहा जाता है कि ये मूल रूप से चौहान है। अनाज के भंडार का काम करते थे तो भंडारी कहलाने लगे। खड़ायत काली कुमाऊं के पुराने राजपूत बताए जाते हैं जो चंद राजाओं की फौज में रहते थे और वीरता से लड़ते थे। नयाल चंद राजाओं के सैनिक हुआ करते थे। मियाँ जाति के मूल पुरुष दलजीत सिंह और अजब सिंह पश्चिमी नौलागढ़ से अल्मोड़ा आए और चंद राजाओं की सेना में भर्ती हुए। कुछ राजपूत जातियां नेपाल से भी यहाँ आई। इतिहासकारों के अनुसार पहले कुमाऊं के कुछ हिस्सों में डोटी के महाराजा का अधिकार था। बाद में चंदों ने युद्ध में इन इलाकों को जीत लिया। इनमें से कुछ जातियां हैं डोटियाल, रोडियाल, धामी, गुनपाल, रौल, सोन, कुचियाल और रिखलिया। इनके साथ ही कुछ भंडारी, बिस्ट और बोहरा भी हैं। दानपुर के दानों अपना मूल पुरुष दानव को बताते हैं, इसलिए दानू जाति लिखने लगे। टाकुली जाति भी अपना मूल पुरुष दानव को ही बताते हैं। कोरंगा, सोरागी, वाछमी, पाणो, कारकी, टाकुलली, दाणो आदि के बारे में कहा जाता है कि ये लोग गढ़वाल से यहाँ आए थे। इसके अलावा कुमाऊं में जौहार, दारमा, ब्यास और चौदास के साथ ही उत्तराखंड में माणा और नीति घाटी में रहने वाले रहवासियों और राजी रावतों का अलग इतिहास है जिसे हम अलग से कार्यक्रम में बताएंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि इस कार्यक्रम में हम बहुत सी जातियों के बारे में नहीं बता पाए होंगे। असल में इस कार्यक्रम को तैयार करने के लिए हमने एटकिंसन, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, पंडित हरिकृष्ण चतुरी, बद्रीदत्त पांडे के साथ ही कई अन्य इतिहासकारों के शोध पत्रों तथा उनकी किताबों से जानकारी जुटाई है। जिस वक्त में लेखकों ने ये किताबें लिखी होंगी उस समय के हिसाब से कई बातें आपत्तिजनक भी हो सकती हैं। ऐसे समय में जब समाज कुछ हद तक जातिवाद की दक्यानुसी सोच को किनारे कर रहा है, तब ऐसी लिखी बातें छांटकर एक सही तस्वीर पेश करने की कोशिश हमने इस कार्यक्रम में की है। लिहाजा उनकी किताबों के जरिए ही हम इस कार्यक्रम को आपके लिए तैयार कर पाए।
आपके लिए रिसर्च करके ये स्क्रिप्ट लिखी है हमारे सहयोगी मनमीत ने। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिएगा और हमें प्रोत्साहित करने के लिए thirdpole.live को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपसे जल्द मिलेंगे एक और कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।